गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टे टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। जीएस टेस्ट सीरीज चल रही थी। सीरीज में आज जीएस का टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की? आपको बताना है कि बंगाल में द्वैत शासन खत्म करके किसने फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। आपके विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड एलनबरो। बताइए कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। आप जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसके फलस्वरूप बंगाल में 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। क्लियर? इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करके इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ की। इसका उद्देश्य भू राजस्व की वसूली करना था। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में 1757 से 1813 तक का समय कहलाता है। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप जानते हैं 1757 से 1813 के बीच के समय में जो उद्देश्य था कंपनी का वह मुख्यतः क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार द्वारा लाभ कमाना। ठीक है, इसका उत्तर होगा वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण होता है 1757 से 1813 तक। फिर आता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जहां पर जो कंपनी है वह विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना करने लगती है और भारत के उद्योगों को नष्ट करने लगती है। ठीक है, 1813 से 1858 तक चला औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। उसके बाद आप जानते हैं सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो जाती है और शुरू हो जाता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1860 के बाद। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, आपको असत्य कथन चुनना है। पहला कथन है, यह व्यवस्था 1793 में लागू की गई थी। जॉन सोर, जॉन्स ग्रांड इस व्यवस्था से जुड़े थे। यह समूचे ब्रिटिश भारत के 30% के क्षेत्रफल पर लागू थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार व उड़ीसा में लागू की गई थी। तो देखिए ये तो सत्य है कि जो आपकी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वह 1793 में शुरू की गई थी, लागू की गई थी जॉन सोर और जेम्स ग्रांड के द्वारा। इसको कहाँ पर शुरू किया गया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन यह समूचे भारत के 30% क्षेत्र को नहीं बल्कि मात्र 19% क्षेत्र को कवर करती थी। तो इसमें आपका कौन सा कथन असत्य है? कथन सी। इसको दोबारा देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उसको लागू किया गया था? आपके विकल्प हैं महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या इजारेदारी। तो एक एक को जान लेते हैं, उसके बाद उत्तर देना आसान हो जाएगा। महलवाड़ी, आप जानते हैं इस व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। ठीक है, इसे भारत के कुल 30% भाग पर लागू किया गया था, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। महलवाड़ी के व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। भारत के 30% भूभाग पर यह लागू थी और मुख्यतः किन राज्यों में या प्रांतों में लागू थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत में। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी की। तो आप जानते हैं इस व्यवस्था के जो जनक थे वे कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू होने वाली व्यवस्था थी। लगभग 51% क्षेत्र में यह लागू थी। क्लियर? ये मुख्यतः कहाँ कहाँ लागू थी? मद्रास में, मुंबई में, आसाम में और कर्नाटक में। अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त की। तो यह 19% भाग पर लागू थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और इसको लागू करने वाले कौन थे? जॉन सोर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था यह एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिसको भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लागू किया गया था, लगभग 51% पर। और यह
इसके जनक कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस जगह लागू नहीं की गई थी? आपके विकल्प हैं तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम, पंजाब। तो आप जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी? मुख्यतः यह दक्षिण भारत में लागू की गई थी, मद्रास, मुंबई, असम, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में। और ये सर्वाधिक भारत के क्षेत्रफल पर लागू की गई व्यवस्था है। लगभग 51% पे इसको लागू किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर लागू की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था, जिसके जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में यह लागू थी और भारत के कुल 30% क्षेत्र पर महलवाड़ी को लागू किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश धन के निष्कासन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। और इसी धन बहिर्गमन को दादा भाई नेहरू जी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? आपके विकल्प है रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। यह प्रश्न रिपीटेड है, आपको बताना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर होगा रमेश चंद्र दत्त। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने रेल, तार, सड़क को दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने का सामान बताया था? आपके विकल्प हैं दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय। तो बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने रेल, तार, सड़क को दूसरे की बीवी को अलंकृत करने का सामान बताया था? आई गेस आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने रेल, तार, सड़क इन सब सुविधाओं को कहा था कि दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने का सामान है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को अलंकृत करने के लिए इसका प्रयोग होगा, ना कि भारतीयों की भलाई के लिए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी? आपके विकल्प हैं रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी या इजारेदारी। आपको बताना है इन सब प्रांतों में, इन सब क्षेत्रों में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। तो इस क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू थी बताइए। अभी तक इतनी बार विस्तार से बताया जा चुका होगा, आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। तो देखिए, इससे संबंधित व्यवस्था थी महलवाड़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? विकल्प हैं वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। तो रेलवे की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में या समय काल में। ठीक है, शासन नहीं बोलेंगे, समय काल में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन सर्वाधिक विकास हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी? आपके विकल्प है विलियम जोन्स, डेविड हेयर, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग्स। आपको बताना है कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। सन 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। कब की गई थी? 1784 में। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही थे। और इसी समय पे 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर हो गया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके विकल्प हैं वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डेविड हेयर। आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। क्लियर। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्लियर हो गया।
कब की गई थी? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। यहाँ पर जो असैन्य अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला प्रश्न है, हिंदू कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो आप बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है। आपके विकल्प हैं कथन 1, कथन 2, दोनों या कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसमें असत्य है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी, यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी स्थापना मद्रास में नहीं बल्कि कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। क्लियर हो गया? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा विवाद के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले को किसने इस विवाद को हल करने का जिम्मा सौंपा था? आपके विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर आपको पता होगा तो जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। तो आप जानते हैं 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इस हिसाब से जो विलियम बेंटिक है वो बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और 1813 में आप जानते हैं 1 लाख रुपए अलॉट हुआ था कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब वो किस तरह की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा इसको लेकर विवाद था कि उसमें प्राच्य शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजों वाली शिक्षा दी जाएगी, या जो भारत की संस्कृति उस आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और इसकी जिम्मेदारी विलियम बेंटिक ने किसको सौंपी थी? बताइए, लॉर्ड मैकाले को। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।